गणित के समीकरणों और रीजनिंग के सवालों को देखकर अक्सर दिमाग में एक बहुत ही नीरस और मशीनी सी तस्वीर बनती है ना। हाँ बिल्कुल। एक ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ बस ब्लैक एंड व्हाइट है। सही कहा। कुछ नियम है, कुछ उलझे हुए चिन्ह हैं और बस बिना किसी भावना के उनका पालन करना होता है। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि इन जटिल समीकरणों को सुलझाने के लिए कैलकुलेटर की नहीं, एक पारिवारिक ड्रामे की जरूरत पड़ सकती है? सच में ये एक बेहद दिलचस्प विरोधाभास है, क्योंकि तर्कशास्त्र और गणित में हम मानकर चलते हैं कि मानवीय रिश्तों की या भावनाओं की तो कोई जगह ही नहीं है। सब कुछ पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एग्जैक्टली। और यही बात आज की इस डीप डाइव को इतना रोमांचक बनाती है कि क्लास है। बिल्कुल। और इस क्लास का विषय है इनइक्वालिटी, यानी असमानता। हमारा मिशन आज ये डिकोड करना है कि कैसे ग्रेटर देन और लेस देन जैसे गणितीय चिन्हों को, जो अक्सर पसीने छुड़ा देते हैं, उन्हें देसी पारिवारिक ढांचे में बदलकर इतना आसान बना दिया गया है। इतना आसान कि कोई भी बिना पेन उठाए महज कुछ सेकंड में सवाल हल कर ले। हाँ, तो इस स्रोत की सबसे बड़ी खूबी मुझे ये लगी कि इसमें एक शिक्षक और उनके सहयोगी, जिन्हें ट्रांसक्रिप्ट में प्रदीप जी कहा गया है, वे दोनों मिलकर इस बात का एकदम सजीव प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि जब किसी अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को एक कहानी में बदल दिया जाए तो वो कितना सुलभ हो जाता है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। ये जो पारिवारिक ढांचा है, ये आखिर है क्या? मुझे तो ये किसी फिल्म की कास्टिंग जैसा लग रहा था। हाँ, हंसने वाली बात है, पर है बिल्कुल वैसा ही है ना। इनइक्वालिटी के सवालों में आमतौर पर 5 चिन्ह होते हैं: ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। तो स्रोत सामग्री में इन नीरस चिन्हों को किरदारों में कैसे बदला गया है? देखिए, इस पूरी पद्धति का आधार ही चिन्हों का मानवीकरण है। अच्छा। हाँ, स्रोत में इनइक्वालिटी के मुख्य चिन्हों को एक परिवार के पदानुक्रम या कहें कि हायरार्की के अनुसार परिभाषित किया गया है। जो ग्रेटर देन का चिन्ह है ना, जो तीर दाईं तरफ इशारा करता है, हाँ वही, उसे परिवार का सबसे सीनियर और सर्वोच्च सदस्य माना गया है, यानी दादाजी। अरे वाह! जो चिन्ह सबसे बड़ा है उसे सीधे घर का मुखिया बना दिया गया है। ठीक उसी तरह इसके बाद आता है ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह, जिसे पिताजी का पद दिया गया है। पिताजी, ठीक है। और जो इक्वल टू यानी बराबर का चिन्ह है, उसे परिवार के बच्चे माना गया है। मुझे यहाँ थोड़ा संदेह हो रहा है। गणित अपने आप में एक पूरा विषय है। क्या इन चिन्हों को याद रखने के लिए एक पूरी कहानी और किरदारों को गढ़ना चीजों को और जटिल नहीं बना देता? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि देखिए, हमें पहले से ही गणित के नियम याद रखने हैं। अब ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन दादा है, कौन पिता है, कौन बच्चा है। क्या ये कॉग्निटिव लोड यानी दिमाग पर पड़ने वाले बोझ को बढ़ाने वाला कदम नहीं है? सतह पर देखने पर यह सवाल बहुत वाजिब लगता है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अगर हम मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके को समझें तो ये असल में कॉग्निटिव लोड को कम कर रहा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, हमारा दिमाग लाखों सालों के विकास क्रम में सामाजिक पदानुक्रम, रिश्तों और पारिवारिक संरचनाओं को समझने के लिए ही डिजाइन हुआ है। राइट। ग्रेटर देन और लेस देन जैसे अमूर्त चिन्ह हमारे लिए प्राकृतिक नहीं है, लेकिन घर में दादाजी की चलती है या पिताजी की, ये एक ऐसा सामाजिक नियम है जिसे कोई भी बच्चा बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के समझता है। ओह, ये तो बहुत ही तगड़ा मनोवैज्ञानिक तर्क है। जो चीज हमारी रगों में बसी है उसी का इस्तेमाल कर लो। बिल्कुल, ये ट्रिक उसी अंतर्निहित समझ का फायदा उठाती है। तो चलिए इस पारिवारिक नियम का एक सिमुलेशन करके देखते हैं कि ये असल में सवालों पर कैसे लागू होता है। हाँ, एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कथन है जहां ए, बी, सी और डी के बीच कुछ रिश्ते दिए गए हैं। मान लीजिए ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इक्वल टू डी। ठीक है, यानी एक ही लाइन में तीनों चिन्ह मौजूद हैं, दादाजी, पिताजी और बच्चे। हाँ, अब अगर हमें ए और डी के बीच का रिश्ता तय करना हो तो ये पारिवारिक नियम क्या कहता है? नियम एकदम स्पष्ट है और स्रोत में इसे बहुत खूबसूरती से स्थापित किया गया है। सोचिए, जब घर में कोई निर्णय लेना हो और उस कमरे में दादाजी भी बैठे हों, पिताजी भी हों और बच्चे भी हों, तो किसकी चलेगी? स्वाभाविक है, जो सबसे सीनियर है उसी का फैसला अंतिम होगा, यानी दादाजी का। बस, तो अगर निष्कर्ष में ये कहा जाए कि ए और डी के बीच पिताजी वाला रिश्ता है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू,
तो वो सीधा गलत हो जाएगा। 100% गलत। हाँ, क्योंकि जब यात्रा में यानी ए से डी तक जाने के रास्ते में दादाजी मिल गए तो फिर पिताजी का कोई भी निर्णय मान्य नहीं हो सकता। राइट। प्राथमिकता हमेशा सबसे वरिष्ठ सदस्यों को ही मिलेगी। बिल्कुल। अगर रास्ते में दादाजी नहीं होते तब जाकर पिताजी की बात मानी जाती, और अगर न दादाजी होते न पिताजी, फिर केवल तभी बच्चों की बात मानी जाती। एग्जैक्टली। इस नजरिए से देखने पर तो ये सच में बहुत आसान लगता है। बिल्कुल। मतलब कुछ भी रटने की जरूरत ही नहीं है, बस ये देखना है कि कमरे में सबसे बड़ा कौन बैठा है। बिल्कुल, यही इस ट्रिक की खूबसूरती है। लेकिन एक बात है, ये तो तब की बात है जब सभी सदस्य एक ही दिशा में जा रहे हों। क्या होगा अगर हालात थोड़े बिगड़ जाएं? हालात बिगड़ जाए मतलब? क्या ये दो अलग-अलग परिवारों के बीच की लड़ाई जैसा दृश्य नहीं बन जाएगा? बहुत सही सवाल। और इस बिंदु पर स्रोत सामग्री बुनियादी स्तर से एक कदम आगे बढ़ जाती है। अच्छा। हाँ, और इसे कंडीशन ब्लॉक का नाम दिया गया है। संदीप सर ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया है कि ये जो चिन्ह है ना, ये सभी एक ही परिवार का हिस्सा नहीं है। वेट, एक ही परिवार नहीं है? नहीं, वास्तव में यहाँ दो अलग-अलग परिवार हैं, फैमिली ए और फैमिली बी। दो परिवार? ये किसे तरह होता है कि कौन किस परिवार का है? ये पूरी तरह से चिन्हों की दिशा या उनकी चोंच पर निर्भर करता है। चोंच मतलब जो एंगल्ड पार्ट होता है साइन का? हाँ, स्रोत के अनुसार जिन चिन्हों की चोंच दाईं ओर यानी राइट की तरफ खुली होती है, जैसे ग्रेटर दैन और ग्रेटर दैन इक्वल टू, वे फैमिली ए के सदस्य हैं। ठीक है। और जिन चिन्हों की चोंच बाईं ओर यानी लेफ्ट की तरफ खुली होती हैं, जैसे लेस देन और लेस देन इक्वल टू, वे फैमिली बी के सदस्य हैं। दिलचस्प। तो इसका मतलब है कि लेस देन भी दादाजी ही हैं, लेकिन वे पड़ोस वाले परिवार के दादाजी हैं, यानी फैमिली बी के। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दोनों ही परिवारों में पदों का जो पदानुक्रम है ना, वो समान है, बस उनकी दिशा अलग है। तो किंगा कहाँ होता है? समस्या तब पैदा होती है जब परीक्षा में कोई ऐसा कथन आ जाए जहां हमें मान लीजिए m से लेकर p तक की जांच करनी है, और उस रास्ते में m ग्रेटर देन n इक्वल टू o लेस देन p, ऐसी स्थिति बन जाए। अरे, या तो दोनों परिवारों के सदस्य आमने सामने आ गए हैं। बिल्कुल। एक तरफ की चोंच राइट में है और दूसरे की चोंच लेफ्ट में है। मतलब दो अलग अलग परिवारों के दादा एक ही रास्ते पे टकरा रहे हैं। हाँ, और इस टकराव को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही शानदार विजुअल मेटाफर यानी दृश्य रूपक का इस्तेमाल किया गया है। वो क्या है? इसे तीरों के टकराने के समान बताया गया है। कल्पना की जा सकती है कि एक धनुष बाण दाईं ओर से आ रहा है और एक बाण बाईं ओर से आ रहा है। जब वे बीच में आमने सामने टकराएंगे तो क्या होगा? दोनों तीर वहीं गिर जाएंगे। एग्जैक्टली। मतलब रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, आगे जाने की कोई संभावना ही नहीं बचेगी। और यही कंडीशन ब्लॉक है। जब भी किसी यात्रा में दोनों परिवारों के चिन्ह एक साथ आ जाते हैं तो स्थिति ब्लॉक हो जाती है। वाओ। संदीप सर समझाते हैं कि ऐसे मामले में उन दो वेरिएबल्स के बीच दिया गया कोई भी निश्चित निष्कर्ष हमेशा गलत माना जाएगा। रॉन्ग। हाँ, इसमें कोई और गणित लगाने की जरूरत ही नहीं बचती। इस तरीके की स्पीड सच में हैरान करने वाली है। मतलब एक छात्र जो पारंपरिक तरीके से इसे हल कर रहा है, वो तो पहले ये सोचने बैठेगा कि m बड़ा है n से, फिर n बराबर है o के और o छोटा है p से, तो m और p के बीच क्या संबंध हुआ? हाँ, इसमें दिमाग बुरी तरह उलझ सकता है। निष्कर्ष गलत है, बात खत्म। इसी वजह से स्रोत में ये दावा किया गया है कि एक अभ्यस्त छात्र इन सवालों को बिना पेन उठाए हल कर सकता है। ये तो सिर्फ पैटर्न रिकॉग्निशन है। हाँ, वो स्क्रीन पर देखता है कि एक चोंच राइट है और आगे जाकर चोंच लेफ्ट हो गई। दिमाग तुरंत सिग्नल देता है ब्लॉक, और सवाल कुछ ही सेकंड में खत्म। ये सीधी रेखा पर चलने और तीरों के टकराने वाली बात तो बहुत तार्किक लगती है, लेकिन परीक्षा बनाने वाले अक्सर इतने सीधे नहीं होते ना। वे छात्रों को फंसाने के लिए रास्ते टेढ़े कर देते हैं। ये तो है। मुझे स्रोत का वो हिस्सा सबसे ज्यादा तकनीकी और चुनौतीपूर्ण लगा जहां दिशा ही पलट दी जाती है। सीधे चलना तो आसान है, लेकिन उल्टी दिशा या रिवर्स डायरेक्शन में ये परिवार कैसे काम करता है? रिवर्स डायरेक्शन का सिद्धांत इस पूरी ट्रिक का सबसे महत्वपूर्ण और थोड़ा संवेदनशील हिस्सा है। आमतौर पर हम कथन को बाईं से दाईं ओर पढ़ते हैं, जैसे ए से डी की ओर जाना। राइट। लेकिन कई बार निष्कर्ष में दाएं से बाईं ओर यानी उल्टी दिशा में जांच करने के लिए कह दिया जाता है, जैसे डी से ए की ओर जाना। तो जब ऐसा होता है तो क्या नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं? स्रोत में इसे कैसे समझाया गया है? नियम नहीं बदलते, लेकिन नजरिया बदल जाता है।
स्रोत में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा गणितीय उदाहरण दिया गया है। अच्छा, क्या है वो? उदाहरण कुछ यूं है, अगर 8 बड़ा है 4 से, यानी 8 इज ग्रेटर देन 4, और हम अंकों की जगह आपस में बदल दें, तो चिन्ह भी घूम जाएगा और ये 4 छोटा है 8 से, यानी 4 इज लेस देन 8 हो जाएगा। हाँ, ये तो बुनियादी गणित है। लेकिन इसे इस देसी ट्रिक में कैसे बुना गया है? इसका एप्लीकेशन बहुत सीधा है। जब कथन में पीछे की ओर यानी उल्टा चलना पड़ता है, तो रास्ते में मिलने वाले हर चिन्ह की दिशा को उलटना पड़ता है। मतलब उसे मानसिक रूप से फ्लिप करना होगा। बिल्कुल। अगर यात्रा करते समय ग्रेटर देन मिलता है, तो क्योंकि चाल उल्टी है, उस चिन्ह को लेस देन मान लिया जाता है। चोंच की दिशा पलट जाती है। जो राइट देख रहा था वो अब लेफ्ट देखेगा। एग्जैक्टली। और इक्वल टू यानी बच्चे का क्या वो भी पलटता है? बराबर के चिन्ह की खूबी ही यही है कि वो सिमेट्रिकल होता है। उसे चाहे सीधा देखा जाए या उल्टा, वो बराबर ही रहता है। इसलिए बच्चे पर दिशा बदलने का कोई असर नहीं होता। ये कंसेप्ट समझने में थोड़ा भारी लगता है। मतलब ऐसा क्यों है कि सीधा चलते हुए चिन्हों को पहचानना इतना आसान है, लेकिन उल्टे चलते हुए उन्हें दिमाग में पलटना इतना मुश्किल हो जाता है? इसके पीछे का विज्ञान हमारी पढ़ने की आदत से जुड़ा है। देखिए, बचपन से ही हमें बाएं से दाएं पढ़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। लेफ्ट टू राइट। हाँ, हमारा दिमाग इस दिशा में ऑटो पायलट पर काम करता है। लेकिन जब दाईं से बाईं ओर पढ़ने और साथ ही चिन्हों को मानसिक रूप से पलटने का काम दिया जाता है, तो कॉग्निटिव लोड अचानक बढ़ जाता है। बिल्कुल, और यहीं पर गलतियां होती हैं। और शायद यही कारण है कि स्रोत सामग्री में प्रदीप जी का वो वाकया इतना प्रासंगिक हो जाता है। वो किस्सा। हाँ, प्रदीप जी जो सहयोगी के रूप में सवालों के जवाब दे रहे थे, उनसे इसी तरह की एक बहुत ही दिलचस्प चूक हो गई थी। अगर हम उस किस्से की गहराई में जाएं, तो वहां असल में हुआ क्या था? वो वाकया इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि ट्रिक कितनी भी अच्छी हो, ध्यान भटका तो दुर्घटना निश्चित है। बिल्कुल। हुआ यूं कि एक सवाल में R से W तक सीधे जाना था। कोई उल्टी दिशा नहीं थी। फिर तो आसान होना चाहिए। होना तो चाहिए था। रास्ते में सबसे पहला चिन्ह ही ग्रेटर देन का था, यानी दादाजी। उसके ठीक बाद बराबर यानी बच्चे का चिन्ह था। निष्कर्ष में ये पूछा गया था कि क्या R इक्वल टू W सही है? ये तो बहुत ही स्पष्ट मामला लगता है। मतलब जब रास्ते में दादाजी मौजूद हैं, तो परिवार के नियम के अनुसार फैसला दादाजी का ही होगा। बच्चों का निष्कर्ष तो किसी भी हालत में सही नहीं हो सकता। एकदम तर्कसंगत बात है। इसे तुरंत गलत कर देना चाहिए था। लेकिन जैसे ही शिक्षक ने पूछा, प्रदीप जी ने बिना समय गंवाए कह दिया, हाँ सर, सही कर दो इसे। ये कैसे मुमकिन है? क्या उन्हें रास्ते में बैठे दादाजी दिखाई नहीं दिए? हंसने वाली बात है, पर शिक्षक ने भी उनसे यही सवाल किया, वो भी थोड़े मजाकिया लहजे में। तुम्हें दादाजी दिखाई नहीं दे रहे क्या?